अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजूआत का आपसे तारुफ करवा दें। आज वंस अपॉन ए टाइम जब वो पीटीआई के मदारुल महाम थे और सेक्रेटरी जनरल भी हुआ करते थे, जनाब जहांगीर खान तरीन, उनके खिलाफ पीटीआई की हुकूमत से की तरफ से दर्ज करवाए गए एफआईआर, जिसके नतीजे के अंदर हुकूमत की जो मुल्क में चीनी की कीमत जो थी वो 90 से कम होके 120 हो गई है। उसके जमानत के लिए वो अदालत पहुंचे हुए थे और अदालत में उन्होंने जो था उन्होंने अपनी जमानत में तौसील ली। अदालत ने ताहम उनके 3 अदारों के अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए हैं। इसके हवाले से 2-3 थ्योरीज इस वक्त मार्केट में घूम रही है। एक तो ये है कि टोपी ड्रामा है, जहांगीर ने तरीन साहब को पवित्र बना के दोबारा जो है इस सेटअप की बागडोर तनाबे जो है वो उनके हाथ में देनी है। एक तो ये थ्योरी है और उसके लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि जो लेके आए हैं जहांगीर तरीन साहब को गारंटीज दे के वो उनको हुकूमत में शामिल करवाना चाहते हैं और उससे पहले उनका ये वाला एक चक्कर लगवाया जा रहा है। एक और तीसरी थ्योरी भी है जिसका बानी मैं खुद हूं। वो ये है कि मौजूदा सेटअप बनाने वालों का ख्याल है कि हुकूमत और अपोजिशन पीडीएम के देहांत हो जाने के बाद कि हुकूमत और अपोजिशन की तनाबें उनके हाथ में होनी चाहिए। तो इनको एक पॉसिबल अपोजिशन के तौर पे पेश किया जा रहा है ताकि दोनों तरफ से हम खुद ही खेल रहे हों। ये तीनों थ्योरीज हैं, देखते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स कोई चौथी थ्योरी मार्केट में लेके आते हैं या नहीं। जहांगीर तरीन साहब ने फिर मिन्नत की, विनती की, प्लीड किया कि जनाब मैं तो पीटीआई का अदना सा कारकुन हूं, आपका दोस्त हूं, जाती दोस्त हूं, मुझे आप अपना दुश्मन क्यों समझते हैं और क्यों बनाते हैं? ठीक है। तो लेकिन अब भी पता नहीं उनकी ये मिनती जो है, ये बिनती जो है, ये बारगाहे इमरान खान के अंदर कबूलियत का शर्फ हासिल कर पाती है या नहीं, इसका तो हमें इल्म नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल सीन के ऊपर एक हलचल का बायस जरूर है। ये हमारा आज का पहला मौजू है। दूसरा मौजू है कि जनाब इमरान खान जो कहा करते थे कि वो आईएमएफ के पास कर्ज लेने के लिए जाने से पहले खुदकुशी कर लेंगे, तो पहली खुदकुशी में तो वो बच गए थे। अब उन्होंने दूसरी अटेम्प्ट करने का फैसला किया है। अब मौजूदा हुकूमत आईएमएफ के पास एक मरतबा फिर जा रही है और फिर जाने का जो वजह है वो ये है कि उन्होंने खिताब करते हुए खुद फरमाया है कि ये कोरोना की वजह से हमारी तरक्की की वो रफ्तार नहीं हो सकी जिसका कि हमने आईएमएफ से वादा किया था। और हम आईएमएफ से जाके कहेंगे कि जनाब थोड़े से पैसे और दें, क्योंकि हमने एहसास प्रोग्राम के तहत बड़े पैसे तकसीम करने होते हैं, तो वो हमें पैसे और चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो $6 अरब का पिछला पैकेज ले चुकी है और जिसमें से मेरा ख्याल है कि $1.5 अरब जारी हुआ है, अब वो मजीद इतना या इससे ज्यादा रकम आईएमएफ से चाहती है और इसके लिए वो एक नई गुजारिश लेके जाने का इरादा रखती है और नए वजीर खजाना की ये पहली असाइनमेंट होगी। ये कहीं और से खबर नहीं आई, ये जनाब वजीर आजम साहब ने खुद खिताब फरमाया है। यूएनडीपी की जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो एनुअल रिपोर्ट थी पाकिस्तान के बारे में, वो रिलीज करने के मौके के ऊपर उन्होंने जो खिताब फरमाया या रिकॉर्डेड मैसेज अपना दिया या जो भी सूरत हाल थी, उसमें ये बात उन्होंने कही है। इन दोनों बातों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अपने तबसरा निगारों से पूछते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नईम मसूद साहब, कॉलमिस्ट हैं, जंग में कॉलम लिखते हैं और गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ये काम करते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नईम मसूद साहब आपका हमें ज्वाइन करने का आज के प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं असलान रफीक भट्टी साहब, हमदम दरीना है और सीनियर सहाफी और तजिया निगार हैं। आज हमें बहुत खुशी और एजाज कि जनाब हमें फोन पे ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब। अपनी वजह के कॉलम निगार हैं, अखबार कई जारी करवाए और उनके यहाँ एडिटर के तौर पर भी मुकीम रहे। आजकल अपना कॉलम लिखते हैं और हम जैसों की रहनुमाई करते हैं। अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ लाने का। आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, ये जहांगीर तरीन साहब वाला किस्सा क्या है? मेरा मतलब है
कि वो चले गए थे तो फिर चले जाने देते, फिर उनको वापस बुलाया गया और वापस बुला के फिर उन्हें खज्जल खार किया जा रहा है और वो बार बार मिन्नत तरला कर रहे हैं। ये क्या होने जा रहा है सर? आपने 3 थ्योरियां दी थी शुरू प्रोग्राम के शुरू में, तो जी लेकिन जी। मुझे जो लग रहा है, यानी मेरे पास कोई डायरेक्ट मालूमात नहीं है और जो भी मालूमात है वो इधर उधर किसी ने सुनाई है। वो ये लग रहा है कि पंजाब में कोई गेम चल रही है जिसकी जिसके मास्टर माइंड तो नहीं, लेकिन मास्टर इम्प्लीमेंटर जो है वो जरदारी साहब है और ये जहांगीर तरीन साहब उनका साथ दे रहे हैं और कुछ ना कुछ मुस्लिम लीग नून के एक धड़े से ये मामलात कुछ तय होने की खबरें हैं और ये है कि वो पंजाब में तब्दीली की फजा। अच्छा, इसके लिए मुझे एक इतला मिली थी कुछ दिन पहले कि जहांगीर तरीन के मसले पर इमरान खान ट्रैप हो गए। किसी ने इनसे कहा था कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते हैं ताकि ये एक इम्प्रेशन बन सके कि हम सबका एहतसाब कर रहे हैं, यानी जिसे कहते हैं कि नामनाद अक्रॉस द बोर्ड, वो एहतसाब की फजा बनेगी और अपोजिशन से भी तवज्जो हटेगी और ये जो शोर मच गया हर तरफ महंगाई का, क्योंकि अब आप गली में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए किसी से उसकी सेहत का हाल पूछे तो वो जवाब में 10 गालियां देकर महंगाई को रोना रोने लगता है, तो वो उससे भी तवज्जो हटेगी, ये उनको तजवीज़ दी गई थी। यानी मतलब ये है कि इमरान खान जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा नहीं थे, लेकिन जब ये काम शुरू हो गया तो अब मामला उनके हाथ से निकल गया है। अब यहाँ अब खुद आप ज्यादा साहब बसीरत है इस मामले में कि अगर इमरान खान दबाव में आकर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई बंद कर देते हैं तो भी उनके साथ बहुत बुरा होगा, और अगर वो कार्रवाई बंद नहीं करते, कार्रवाई आगे बढ़ती है तो और ज्यादा बुरा होगा। यानी अब जहांगीर तरीन को एक एक्सक्यूज चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो आपके इल्म में ये इतला होगी कि आज सुबह उन्होंने एक नाश्ता दिया था जिसमें 20 के करीब MPs MNA मौजूद थे, तो ये तो ज़ाहिर है थोड़ी तादाद है, असल में उनके जो साथ देने वाले लोगों की तादाद है वो इससे ज्यादा है। तो ये गेम हो रही है, इस गेम में PDM तो एक तरफ रह गया और इमरान खान जो है उनको PDM से हटकर यानी आसमान से गिरे तो खजूर में लट गए, यानी PDM की मुसीबत उनके गले से चली तो एक उससे बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। और वैसे भी ये नजर आ रहा था कि ये जो पीपल्स पार्टी और ANP को PDM से अलग किया जा रहा है तो उसका मकसद इमरान खान को मजबूत करना नहीं है, इमरान खान को शिकंजे दिलाना है। और इसी मार्ग पर जरदारी साहब इसी लालच पर आए। जरदारी साहब इसलिए तो नहीं आए कि इमरान खान उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रख लेंगे, जरदारी साहब को कुछ और दिखाया गया। ये अलग बात है कि वो बाद में उनसे वादा पूरा होता या नहीं होता, लेकिन उनको किसी बड़े काम के लिए लाया गया और वो बड़ा काम क्या हो सकता है कुछ अंदाजा आप कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे समझाइएगा। इमरान खान साहब को आप जानते हैं, वो किस मिजाज और किस तबीयत के आदमी। मेरी बात में ये, मेरी अकल में ये बात समा नहीं रही। एक मूव होगी पंजाब के अंदर जिसमें इमरान साहब के नामजद बंदे को हटाया जाएगा जो उनके हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी है और जो उनके इशारे के ऊपर वॉशरूम जाने के लिए भी इजाजत तलब करता है, यानी कि पंजाब के अंदर इमरान खान वजीर आला है, उनको हटाया जाएगा। और इमरान खान जिनके पास वफाक है, जिनके पास सदर है, वो यहाँ पे कोई इमरजेंसी नाफज नहीं कर देंगे, वो यहाँ की असेंबली को मतलब कुछ नहीं कहेंगे और वो चुप करके बैठ के दोनों हाथों पे हाथ धरे तमाशा देखते रहेंगे। ये बात मुझे हजम नहीं होती सर, मुझे जरा रहनुमाई कीजिएगा। मतलब ये है कि आपके पास वो इतला नहीं है जो इस्लामाबाद में चल रही है, या अगर आपके पास है तो आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इतला ये है कि इमरान खान असेंबली तोड़ने के बारे में कुछ संजीदा फैसला करने वाले हैं, इस बात का थ्रेट फील किया जा रहा है इस्लामाबाद में। यानी असेंबली, क्योंकि उनके पास अगर कोई रास्ता नहीं रहा तो यही रास्ता, और 3 मरतबा वो इस तरफ असेंबली तोड़ने की धमकी दे चुके हैं अपने वजीरों के सामने भी। और दूसरी बात यह है कि वो इतना इस वक्त कुव्वत फैसले से महरूम है
और जो आदमी कुव्वत फैसला से महरूम है वो आपके इल्म में है कि वो खुदकुशी भी कर सकता है। तो कुव्वत फैसला की सूरत हाल ये है कि ये जो उन्होंने वफाकी कबीना में तब्दीली का फाइनल कर लिया था एक हफ्ता पहले कि फलां फलां वजीर होगा, फलां फलां वजीर होगा, फलां के पास फलां महकमा होगा, फलां को हटा दिया जाएगा, फलां को लगा दिया जाएगा। एक हफ्ता हो गया और वो इस फैसले पर अमल नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें उनके सामने ये रिपोर्ट आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और जो वजीरों के अंदर भी एक उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ गया और इस सूरत हाल में वो कुछ भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि जो ज्यादा ताकतवर लोग हैं वो उन्हें कुछ करने से पहले रोक ले, या जो चाहते हैं कि कुछ वो खुद भी ये चाहते होंगे कि ये जो कुछ करना चाहते हैं कर ले। यानी ये हमें इल्म नहीं है कि वो क्या होगा, लेकिन जो सूरत हाल इस्लामाबाद में वो इस तरह की है कि वहाँ वजीरों के अंदर नाराजगी है कि मेरा महकमा बदला तो मैं ये कर दूंगा। ये कुछ वजीरों ने इतला मैसेज कन्वे कर दिया है इनडायरेक्टली, और ये शहर शीख का नजरिया जो है वो भी इमरान खान के सामने पहुंच चुका है कि इस तरह हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। नईम मसूद साहब की तरफ चलते हैं। नईम मसूद साहब, ये जो है इस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो है उनका ड्रामा है कोई, मतलब कि ड्रामेटाइज किया जा रहा है उनको ताकि उन्हें एक मजलूम बना के और फिर दोबारा पीटीआई में किया जाए, क्योंकि पीटीआई की रिवायत तो यही है ना कि जिसको करप्शन की बुनियाद पे निकालते हैं उसको ज्यादा अहम जिम्मेदारी पे वापस लेते हैं। और जहांगीर तरीन साहब की जो है वो मुद्दत भी पूरी हो गई, 6 माह के बाद ले लेते हैं। वो कियानी साहब का आपके सामने है और भी असद उमर साहब जो है वो आपके सामने है कि जिनको अनवानी और करप्शन की बुनियाद के ऊपर, नाअहली की बुनियाद पे निकालते हैं। ज्यादा शानदार तरीके से पीटीआई उनको वापस लेके आती है। तो जहांगीर तरीन साहब के साथ ये सौतेला सलूक क्यों हो रहा है सर? 3 थेरीज दी रिगार्डिंग जहांगीर तरीन, लेकिन मैं आपको उसका जवाब देने से कबल तारिक अब्दुल्ला सुहेल साहब की बात के हवाले से एक जुमला कह के फिर आगे चलता हूँ। पहली बात यह है कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान किसी तरह भी लूज़ नहीं करना चाहते, जिसका तज़किरा आपने भी किया कि वो उनका दूसरा शैडो है और ओबीडियंट सर्वेंट है। लीडर तो वो है नहीं, जब लीडरशिप नहीं होती तो ओबीडियंट सर्वेंट होता है या सर्विस होती है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान असम्बलियाँ कभी नहीं तोड़ेंगे, वो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। वो ये किसी और के गले में ढोल डालेंगे कि मैं तो बहुत कुछ कर गुजरने वाला था, मैं बहुत कुछ कर रहा था, इवन पेंडेमिक कंडीशन में भी मैं ये और वो कर रहा था, लिहाजा मेरी हुकूमत को इस तरह कर दिया गया। वो अपने ज़िम्मे नहीं लेंगे, वरना तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के नाकाम तरीन वज़ीर आज़म बन गए। वो 22 साल की प्रैक्टिस कहाँ जाएगी? ये बात थी उनके तारिक सुहेल साहब के हवाले से। अगली बात मैं रज़ी आपको एक अर्ज़ करूं, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। 3 थेरीज देने के बाद कंक्लूजन आपने वही दी कि ये अलीम खान वाला खेल रीप्ले होने जा रहा है। इन्हें सुरखरू किया जाएगा, टॉक ऑफ द टाउन बनाया जाएगा और बाद में इन्हें कबूल कर लिया जाएगा। अच्छा, इन्हें ये टफ टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि इस वक्त बड़ा गोल्डन पीरियड था। अगर थोड़ा सा काफ लीगी अपना खेल खेलते तो उठा के बाहर फेंका जा सकता था, लोगों को नए लोग आ सकते थे। चूंकि ऐसा इमरान खान नहीं चाहते, उन्होंने दोस्त भी रखना है और उनके साथ ये ड्रामा भी चल रहा है कि वो डिफेंड करें अपने आप को, ना कि ऑफेंसिव हो जहांगीर तरीन, और हुकूमत में कोई तब्दीली ना हो। इससे आपको पता है कि जो कुरैशी साहब हैं उनको भी बड़ी शांति मिल रही है, उनको भी बड़ा सुकून मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में है, उसे आप थ्योरी तो नहीं कह सकते लेकिन एक हाइपोथेसिस कह सकते हैं रजी, वो ये है कि मुझे लगता है कि इमरान खान, कभी कभी लगता है कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो कैसे? आसिफ अली जरदारी ने तय कर लिया था ईवान सदर में कि मैंने अपना एक जो पनाहगाह है वो बचा के रखनी है, विच इज सिंध। और मुझे ये भी कभी कभी लगता है कि इमरान खान चाहते हैं कि वो उन दोस्तों की माने जो केपीके के हैं, वो भी चाहते हैं कि अपनी पनाहगाह केपीके में रखें। आगे वो लगता तो नहीं है उनकी हुकूमत आएगी। तो ये जो जहांगीर तरीन है, इस बंवर में, इस गर्दाब में
फंसे हुए हैं या फंसाए हुए हैं। लेकिन मुझे हैरानी है वो शैला रजा पे, जिसने फटाफट कह दिया कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। रजी, ऐसा नहीं हो रहा। ये एक खेल है और एक घिनौना खेल है। अवाम को बिजी किया जा रहा है और सॉरी, मैं बिजी का गलत मिसयूज कर गया हूं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी भी तरीन जो हैं और पार्टी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तरीन कुरैशी, फवाद या फरदौस आशिकवान ये ऐसे प्लेयर नहीं है जो पीपल्स पार्टी की पिच पे या नून लीग की पिच पे हीरो बन सके। ये इसी पिच पे होते हैं, इसी पे खेल सकते हैं। और लोगों को कैरी करना पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, वो जहांगीर तरीन जैसे करियर उन्हें चाहिए नहीं है। ऐसे उन्हें पिकअप करने वाले लोग चाहिए नहीं है। उनके पास ऑलरेडी लीडरशिप बहुत अच्छी है। सो इसी जगह ड्यूटी करेंगे, इन्हीं पैसों में ड्यूटी करेंगे और यही करेंगे, पीटीआई की करेंगे और अलीम खान की तरह वापस आएंगे। ठीक हो गया, अलीम खान की तरह वापस आएंगे। भट्टी साहब, आज एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन बहुत मिसअंडरस्टूड शख्स है। वो सियासतदान तो है नहीं है, वो सियासतदान का फड़िया है, जिसको कहते हैं सियासतदान का। वो एक असिस्टेंट तो हो सकता है, या यूं कह लें वो शहबाज शरीफ है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो कायद नहीं है, वो लीडर नहीं है, ठीक है। और वो फड़िए वाले काम कर सकता है, वो बंदे ढो सकता है, वो पैसे खर्च एक जुमला मेरा भी सुन ले। कहा जाता है जहांगीर तरीन पॉलिटिकल ट्रक है। अच्छा, पॉलिटिकल ट्रक है। मैंने जरा थोड़ा सा लॉरी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया फड़िए का, आपने जरा मोअज़्ज़ज़ लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है। तो इसलिए भट्टी साहब, इस सूरत के अंदर जहांगीर तरीन कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें जब तक इस्तादा नहीं किया जाता, मुसल्लत नहीं किया जाता या अपॉइंट नहीं किया जाता, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते। भाई वो लीड नहीं कर सकते, वो लीडर नहीं है। तो आप उनसे लीडर वाली किसी भी मूव की तवक्को ना करें। वो इसी दर पे बैठेंगे, जलील होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे और फिर माफी मांग के अंदर चले जाएंगे। आप उन्हें लीडर ना समझें, वो बस एक सियासी फड़िया है, ठीक है। भाई साहब, जहांगीर तरीन पर देखें, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पहले दिन से हैं। जहांगीर तरीन है कौन? कभी आपने इस पे बात नहीं की, कभी सोचा है आपने? देखें, 1974 में वो नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्होंने एमबीए की डिग्री ली थी। वापस आकर वो पहले लेक्चरार बने, फिर वो बैंकर बन गए, फिर उसके बाद वो वहाँ से निकले। अपनी ज़मीन जो लोधरा में उनके वालिद को अलॉट हुई थी, जो उनके तरबेला में ज़मीन जो डैम में आ गई थी, उसके एवज़ उनको वो ज़मीन मिली और वो जदीद काश्तकार के तौर पर वहाँ पर मुतारिफ़ हुए। और फिर वो उन्होंने देयर इज़ नो लुकिंग बैक, यानी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद वो चलते चले गए। इनकी ज़मीन जो बढ़ती गई, वो वहाँ पे लोधरा में बहुत सारे जो हैं हमारे दोस्तों को ज़मीनें अलॉट हुई सरकार की तरफ से। इन्होंने वो ज़मीन बहुत सस्ते दामों ख़रीद कर वो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो थी वो अपने साथ ऐड कर ली और वो बनते चले गए और बढ़ते चले गए और फिर उसके बाद वापसी नहीं देखी उन्होंने कभी भी। अब मामला ये है कि जी उनका बनेगा क्या? देखिए, जहांगीर तरीन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सियासतदान, वो मुँह से कहते हैं। आखिरी प्रोग्राम उन्होंने किया कुछ हमारे चैनल्स पर, तो उनका यही कहना था कि वो सियासतदान कभी भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो सियासतदानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के तौर पर काम करते हैं। और जो उनसे काम लेते हैं, मुझे ये बता दीजिए रईस साहब, वो पाकिस्तान के वज़ीर सनद भी रहे हैं, पाकिस्तान के वो मशीर ज़रात भी रहे हैं। फिर सूबे में उन्होंने 3 हुकूमतों के साथ काम किया। शहबाज शरीफ के साथ भी वो टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे ज़रात पर, परवेज़ इलाही साहब के साथ वो मशीर ज़रात रहे। उसके बाद वो वज़ीर सनद व पैदावार वफाक में चले गए। पहली मरतबा जब वो जीते तो उनका पीर पगाड़ा साहब, चूँकि उनकी रिश्तेदारी है, पीर पगाड़ा साहब से मखदूम जो रहीम यार खान के जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं उनके साथ, और उसके साथ साथ गिलानी जो हैं मुल्तान के, उनके साथ उनकी रिश्तेदारी हैं। तो रिश्तेदारियों में रईस साहब बहुत कुछ आगे होता है, बहुत कुछ पीछे होता है, बहुत कुछ पर्दे के सामने, बहुत कुछ पर्दे के पसे पर्दा होता है। तो जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जो करैक्टर हैं, देखें बात यह है कि ये बात तो रोज़े रोशन की तरह अयां है कि इस हुकूमत को खड़ा करना, इस हुकूमत के जलसे कराना, इस हुकूमत को कायम करने में जो कलीदी किरदार है वो जहांगीर खान तरीन का है। अगर 28 MPA जो आज़ाद थे पंजाब में, जो 34 जीते, उनमें से 28 MPA ये अपने ज़ाती जहाज़ में, ज़ाती जेट में भरकर लाहौर से इस्लामाबाद बनी गाला ना लेकर जाते तो पंजाब में हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी। ये बात उन्हें पता है, उनको भी पता है जो उन्होंने बनवाई, उनको भी पता है जिनकी बनी, और उनको भी पता है जो इस वक्त रूल कर रहे हैं, सबको पता है ये बात। जहांगीर तरीन साहब खुद इकरार करते हैं बार बार कि उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई है
वो इशारा नहीं करते किसी के, लेकिन कभी कभी बोल जाते हैं कि उन्हीं की जमात के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी कुर्बत जो थी वो इमरान खान के साथ उसके ऊपर कुछ रकीब पैदा हो गए। तो रकीब जो होते हैं रईस साहब वो हर दौर में होते हैं, हर किसी के होते हैं। वो चाहे शहबाज शरीफ बना दें, वो जहांगीर खान तरीन बना दें, वो अलीम खान बना दें, लेकिन मामला सिर्फ फिर आके यही तान टूटेगी मेरी भी और आपकी भी कि उनका फ्यूचर है क्या। देखिए, जब इस किस्म का आदमी होगा जिसके पास बेइंतहा पैसा है और जो बंदा मनूवरिंग भी कर सकता हो, उसकी असर रसूख भी हो आला मुक्तदर हलकों में, तो रईस साहब ऐसे बंदे को कौन सी जमात कबूल नहीं करेगी? सब जमातें कबूल करने को तैयार हो जाएंगी। आजकल खबरें आ रही हैं कि जी वो शायद पीपल्स पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो गया है और उनकी वो किसी से मीटिंग होने जा रही है। ये वो जो है, चूँकि वो वजह है जी अपना पीर साहब पगारा की जानिब से कि वो शायद पीपल्स पार्टी से उनकी भी डीलिंग GDA की कर लें या सिंध में उनको कोई इस तरह का काम इस तरह का वो कर लें और वो आइंदा इंतखाबात में। रईस साहब, इलेक्शन लड़ना उनका कभी भी जो था मंशा नहीं था, कभी भी वो इलेक्शन में नहीं इंटरेस्टेड हुए। वो सियासतदान है ही नहीं है, वो खुद कहते हैं। उनका बेटा भी सियासी जमात किसी से वाबस्ता नहीं है। वो कहते हैं जी कि मैंने नून लीग के लिए काम किया, मैंने नून लीग ज्वाइन नहीं की, मैंने पीपल्स पार्टी के लिए भी थोड़ा सा काम किया, मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया, मैंने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ काम किया, मैंने काफ लीग ज़रूर ज्वाइन की और उन्होंने मुझे ओहदा भी दिया और परवेज़ इलाही साहब की वो बहुत तारीफ़ करते हैं। इसमें मसला ये है रईस साहब के इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो नहीं चाहते। लेकिन भट्टी साहब यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। परवेज इलाही की वो भले तारीफ करते हो, लेकिन जब वो पंजाब के अंदर मुशीर ज़राअत थे तो उस वक्त परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला थे। और मैं वो, चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड चीजें अमानत होती हैं, इसलिए मैं वो अमानत नहीं यहाँ पे ख्यानत करना चाह रहा, लेकिन मैं आप उसकी गुफ्तगुओं की बुनियाद के ऊपर मैं आपसे ये बात पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि इज्जत वाला कोई रिश्ता नहीं है उससे। आगे चलो। रईस साहब देखें, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इख्तलाफात तहफ़्फ़ुज़ात हर जगह हर पार्टी में मौजूद हैं। हो सकता है इनकी तब भी लड़ाई हो गई हो और वो अलग हो गए हों, लेकिन रईस साहब बात यह है कि इस किस्म के आदमी को कौन सी जमात कबूल नहीं करती? सारी जमातें कबूल करेंगी अगर ये छोड़ना चाहेंगे। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब की भी कि वो शायद छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका सर्वाइवर या उनका देखें ना, चीनी का मामला है ना कि सब्सिडी ली 20% चीनी पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उसकी 20% चीनी जो है JDW शुगर मिल जो जहांगीर तरीन साहब की है मलकियतें, वो उसको पैदा करती है। तो 20% चीनी की आप सिस्टम से निकालने के मुतामिल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। देखिए रईस साहब, उनको अगर क्लीन चिट देनी है, अगर उनको क्लीन चिट आपने देनी है या उनको छाननी में छानना है, तो ऑब्वियसली फिर ये सारा प्रोसेस तो करना पड़ेगा। कुछ और लोग जो अपोजिशन के हैं, पंजाब के भी सिंध के भी, उनको सारे ये छाननी छान रहे हैं ना, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता छान के जब वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, वो निकल जाएंगे उस छाननी में से, उस क्लीन चिट के अंदर से या उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो वो सारे साफ होके आ जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है अपने किसी दोस्त अजीज को बचाने का भी, और उसको जरा सी चुटकी काट के कहने का मतलब ये है कि यार मैंने मजाक से काटी है, इसका तुमने बुरा नहीं माना, तुम्हें थोड़ा सा लाल निशान पड़ेगा लेकिन वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी शुगर मिले हैं उनमें अगर हम इस खानदान की बात करें जिससे जहांगीर तरीन जुड़े हुए हैं, हुमायूं अख्तर जुड़े हुए हैं, और एक और नाम जो आप देख रहे हैं शमीम उर रहमान साहब का, वो जुड़े हुए हैं। अगर इस पूरे खानदान को एक इकाई तस्वर कर लिया जाए तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 32 और गैर मुहतात अंदाजे के मुताबिक 34 शुगर मिलें इस खानदान की मलकियत हैं। और दूसरा बड़ा जो शुगर मिलों का होल्डिंग कहा जाता है वो जरदारी खानदान को कहा जाता है। एक तो ये बात, जहांगीर तरीन साहब उस सोशल मीडिया ब्रिगेड की तनख्वाहें अदा करते थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे गाली बकवासियात और वाहियात करने का रवाज डाला। आप उसके बाद उनको गैर मुअस्सर करने के लिए 420 लाख रुपए की अप्रूवल दी और एक टीम जो थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाई और फिर जाके जहांगीर तरीन साहब पे हाथ डाला प्राइम मिनिस्टर। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी स्टूडियो के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात दूसरे सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं
कि पाकिस्तान ने दोबारा आईएमएफ के पास जाने का फैसला किया है। उससे पहले और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नईम मसूद साहब, अरसलान भट्टी साहब और अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब। और आज की अगर मैं आपको अखबार में छपने वाली 2-3 खबरें बता दूं, वो ये है कि बिजली की कीमत में फिर 68 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है नेपरा ने। अब तो ये क्लीशे ही बन गया, मजाक ही बन गया, रोजाना ही ये खबर छपती है, कभी 68 पैसे, कभी 55 पैसे। अच्छा, इसके अलावा ये बात आप तय रखिए कि दिसंबर 2022 तक हुकूमत ने जो आईएमएफ को लिख के दिया है, ऑर्डिनेंस के लिए अप्रूव किया है, बिजली की कीमत में 5 रुपए इजाफा होगा। तो जो आरिफ नकवी का बचूंगड़ा लेके आए हैं ये उस नदीम बाबर की जगह, उसने आते ही तजवीज पेश की है कि जो 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट या गर्ची कर्जा है उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि बिजली की कीमत में 4 रुपए मजीद इजाफा कर दिया जाए। यूं दिसंबर 2022 तक बिजली की कीमत में 10 रुपए फी यूनिट जो है उसका इजाफा कम अज कम जो है वो हुकूमत के कार्ड के ऊपर है। ये आईएमएफ की जो पिछला प्रोग्राम था उसकी कंडीशनैलिटीज थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा था ये 2600 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है इसको हटाइए, यहां से इसको उठाइए, ये उसके असरात है। तो नए पैकेज के क्या असरात हो सकते हैं? चलते हैं अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब की तरफ। सर ये बताइए कि ये तो हम अभी पिछले पैकेज से सरवाइव नहीं कर पा रही कौम, और कौम की चीखें निकल गई हैं, चीजों की कीमतें डबल हो गई, आटा डबल कीमत पे चला गया सर, चीनी डबल से भी ज्यादा हो गई सर, घी जो है वो भी डबल हो गया तकरीबन जब यह हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई थी तब। तो अगर हम एक और पैकेज लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कीमतों में मजीद इजाफा, जबकि तनख्वाहों में कमी होती जा रही है और अफरात-ए-ज़र अपने इंतहाई आला लेवल के ऊपर खड़ी हुई है अब। तो ऐसी सूरत में क्या हम आईएमएफ के दूसरे पैकेज को सरवाइव कर पाएंगे सर? देखिए, ये जो दूसरा पैकेज दे रहे हैं ये भी उन्हीं शराइत में शामिल है जो पहले पैकेज को देने के लिए लगाई गई थी। इसलिए कि अपना कर्जा सूद वगैरह वसूल करना होता है, तो इसलिए वो उसने यानी पूरी तरह जकड़ लिया है। और सरवाइव करने का मसला ये है कि इस मानों में तो हम सरवाइव कर जाएंगे जिस तरह आप भी कर गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा मुश्किल हालात के जो नतीजे बाद में निकलेंगे। एक तो फौरी नतीजा ये निकल रहा है कि लोगों के पास लोगों ने अपना खुराक का कुर्ता कम कर दिया। आपने वो आलमी इदारों के इदारों शुमार देखे होंगे कि पाकिस्तान में जो फीकस खुराक है वो उसका कुर्ता कम कर दिया लोगों ने, और जरूरियात जो है उनकी हालत अब ये हो गई है जो ईरान में पैदा हो गई थी कि वहाँ ईरान की जो 70% आबादी है वो अपनी जरूरियात का सिर्फ 30% पूरा कर सकती है, 30 या 35% बाकी से वो महरूम रह जाती है। तो पाकिस्तान में उसी तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। अगर 70% जरूरियात हम नहीं 70% की अगर गिनती ना रखें तब भी अक्सर लोगों की हालत ये हो गई है कि उनकी 50% जरूरियात पूरी नहीं हो रही। तो अगले दिनों में सर्वाइव करने का मसला ये है कि अगर लोग सड़कों पर निकल आए तो फिर तो मईशत से ज्यादा रियासती वजूद, रियासती सिक्योरिटी के लिए मसला पैदा हो जाएगा, के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और ज़ाहिर है जब नया कर्जा लेंगे तो बिजली आप देखें, आप तकरीबन हर हफ्ते की बुनियाद पर बिजली महंगी हो रही है, और ऐसे ऐसे मदों में महंगी हो रही है कि हैरत होती है। एक तो माहाना एडजस्टमेंट चार्ज है, जुर्माना है कि तेल की कीमत, एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट को चार्ज उन्होंने लगा दिया और पता नहीं क्या। तो लोगों का फिर जो जिस तरह जीना हराम होगा, तो उसके बाद तो किसी भी तरह के खतरनाक हालात की प्रेडिक्शन की जा सकती है। जी ठीक है, किसी भी तरह के खतरनाक हालात की प्रेडिक्शन की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। चलते हैं नईम मसूद साहब की तरफ। नईम साहब, पहले साढ़े नाल थोड़ी हुई है कि वजीर आजम मजीद करवाने के लिए दोबारा आईएमएफ के पास जा रहे हैं। देखें, मुझे रजी अभी आपकी वो रेशमी लफाजी नहीं भूली कि पहले शायद सही तरह कोई खुदकुशी नहीं कर सका और दोबारा करने जा रहा है। ज़रा गौर कीजिए रजी कि जब हम रिफॉर्म्स की बातें करते हैं तो, और जब हम बात करते हैं कि हम आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारा होमवर्क नहीं होता, हम ब्लफ करते हैं।
हम झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलना हमें सिखाया था असद उमर ने असेंबली में खड़े होके। तो उस झूठ, पॉपुलर झूठ की वजह से ये हुकूमत आई और उसके बाद इन्हें कोई पता नहीं चला। ये हर दफ़ा अपने ही दाम में सियाद आता है। मैं IMF की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं एक अर्ज करूँ, आपने कभी गौर किया वज़ीर आज़म इंसाफ मांगते हैं, किससे मांगते हैं कोई पता नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। अभी आपने देखा, आप जिनकी बात कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब, वो तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं। खुदा की कसम नैब भी इंसाफ मांगती है। किससे मांगती है आप मुझे बताइएगा प्रोग्राम के बाद। तो सारे लोग, अब हम इंसाफ मांग रहे हैं किससे? IMF से। देखिए IMF जो है वो सबसे पहले आपको कहेगी कि मेरी मर्जी के मुताबिक चलो, मेरे साथ रहन रहो, मेरे आगे गिरवी रहो, ये जो स्टील मिल है ना इसको डिस्पोज ऑफ करो, ये जो रेलवे है इसे खत्म करो, ये जो आपका PI है इसे खत्म करो, ये अपने कट लगाओ, अपने अखराजात पे कट नहीं लगाएंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। तो आप इस तरह के काम जब करते हैं, फिर आपका जो अल्ले तलल्ले जिसे अशराफिया कहते हैं, रजी कमाता कोई है, खाता कोई है। रजी मेहनत किसी की होती है, फल कोई ले रहा है। बैंकों में पैसा किसी का है और वो बैंकों से पैसा लेकर के कर्जे माफ करवाने वाले कोई और है। क्या इन सब पे कोई कट लगाया गया? क्या इनका एहतसाब किया गया? एहतसाब तो हुआ सियासतदानों का, एहतसाब तो हुआ सियासतदानों का, और नैब ने सारे कारखाने कर दिए बंद। एक हमने जादूगरी से टेक्सटाइल को चलाया, और वो भी आपको पता है आप कितना चला सकते हैं जब आपके पास कपास। ज़रायत आपने ठीक करनी थी, आपने की नहीं। ज़रायत सबसे आसान काम था। देखिए जो लोग IMF से पैसा लेते हैं, IMF पता है क्या कहती है रजी? वो कहती है इसमें से चाइना का कोई कर्जा नहीं उतारना। बात यहां पे ही खत्म हो जाती है। अब आप अगर देखें, पहली दफा तो नहीं हुआ, कुछ तो मैनेजमेंट इन्हें करनी चाहिए थी इन एक्सपीरियंस्ड लोगों को। ये कमोबेश 22-23 दफा पिछली 7 दहाइयों में हम IMF से कर्जा ले चुके हैं और उससे काम चला चुके हैं। जब इन एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे तो वो कर्जा आपके सर पे एक पहाड़ बन जाएगा। आप पहाड़ बनाने जा रहे हैं, एक तरफ आपसे हुकूमत नहीं चल रही, IMF की तरफ आपने नहीं जाना था, तो आप कैसे जाएंगे? देखिए रजी, आप मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उन बड़े जर्नलिस्टों में आप हैं जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। यार कभी ये मुझे जवाब दे दीजिएगा, क्या जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कभी इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं? आप कहते थे कि हमने नहीं जाना IMF की तरफ, तो आप किस तरफ चले गए? शेख साहब की तरफ, वो जो सिंध वाले थे जिसका दादा भी पीपल्स पार्टी का था, तो आप हफीज शेख की तरफ चले गए। आप कहते हमने IMF की तरफ नहीं जाना, आप कोई बाबर ले आए थे। आप कहते थे हमने IMF की तरफ नहीं जाना, असद उमर आपके बार बार फेल हो गए। आप कहते थे हमने IMF की तरफ नहीं जाना, आपको पता ही नहीं था वजीर तिजारत आप है, आप मंजूरियां दे रहे थे। पिछले दिनों कैबिनेट ने वजीर आजम पे अदम एतमाद किया है, जो कश्मीर के मामले पे एक मामला खेला गया है। तो मेरे भाई, इकोनॉमिक्स चलाने के लिए कारोबार चलाना पड़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ती हैं। आप इंपोर्ट करते जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे खौफों में एक बड़ा खौफ रजी ये है कि अल्लाह ना करे कि ये CPEC जो है IMF कहीं ये शर्त ना रख दे कि भाई इनका बिस्तर गोल करें। अब जब इनका बिस्तर गोल करने की बारी आएगी, IMF कहेगी, फिर हमारे मुक्तदरा क्या कहते हैं और हमारे सो कॉल्ड सियासतदान क्या कहते हैं, फिर समझ लगेगी। अभी हम जो कर्जा लेने जा रहे हैं वो रजी कर्जा नहीं है, हम सारे के सारे, पूरी कौम, बड़े सब अदारे गिरवी होने जा रहे हैं, और वो हमारे ऊपर शर्त रखेंगे कि चाइना को छोड़ दो। अब सबसे बड़ी जो बड़ी सर्द जंग शुरू हो चुकी है चाइना अमेरिका में, उसमें देखें IMF जाने से पहले भी एक अमल होता है रजी, वो अमल होता है आप दोस्तों से नेगोशिएशन करें। अरे दोस्त कोई छोड़ा नहीं है आपने। मलेशिया की आप पूजा करते थे, बाद में नाराज कर लिया, उनके पास नहीं गए। सऊदिया को आप सफीर, और वो आपके सफीर बन रहे थे, उन्होंने आपको ठिंगा दिखा दिया। तुर्की के साथ आपने कोशिश की, वो फल नहीं खा सके। इसके अलावा कतर से लेके कहां आपकी कोई दाल गली है। तो दोस्त आपके जब आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको रिलीफ नहीं मिलेंगे, चाइना से आप बिगाड़ लेंगे, तो रजी आप और आपकी इस हुकूमत का अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप हमारे साथ ही रहिएगा। भट्टी साहब, अल्लाह हाफिज कह देता जी, हमने तो IMF को अल्लाह हाफिज कहना था,
इन्होंने जनाब हमें और हमारी हुकूमत को अल्लाह हाफिज कह दिया है, और प्रोफेसर साहब को समझाओ जी बाहर जाके। रईस साहब, बात यह है कि देखें, आप जब मोटी मोटी तनख्वाहों पर बंदे रखेंगे, चाहे मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक यूँ, अभी नई वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा जिसको कहते हैं वो बनाई है, उसके इमरान अमीन साहब कोई चेयरमैन है, सीईओ हैं या चेयरमैन है, जो भी आप उन्हें कह लें, सीईओ वैसे उनका नोटिफिकेशन हुआ हुआ है। उनकी 15 लाख रुपए तनख्वाह रखी है, और उसमें बड़ी मज़ेदार नोटिफिकेशन है। उसका जो बेसिक पे उनकी है वो जी 3 लाख रुपया महीना है, और जो डेवलपमेंट अलाउंस है वो 8 लाख रुपया पर महीना है जी उनका फी माह में। इसी तरह उनकी अकोमोडेशन 2,40,000 रुपये पे वो घर लेंगे, डिफेंस में जाहिर है वो अमीर आदमी है। यूटिलिटीज बिल जो है उनके वो 1,50,000 होंगे जी। ट्रांसपोर्ट 1300 सीसी शोफर ड्रिवन कार उनको मिलेगी जी। पेट्रोल 300 लीटर, जाहिर है वो सरकारी होगा सारा। इसी तरह जो उनका टीएडी है वो एडमिसिबल अकॉर्डिंग टू बेसिक पे स्केल ऑफ 22 ग्रेड। एक बंदे की गल कर रहे हो जी, मैं एक ही बंदे की नहीं, एक ही बंदे की। टेलीफोन उन्हें 10,000 रुपए का है जी, और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी ग्रेड 22 के अफसर की मिलेगी, और जो टोटल उनका मिलाकर ये 15 लाख रुपए का पैकेज उनका बना है जी। तो मुझे रईस साहब बताएं, जब आप 15-15 लाख रुपया एक बंदे को देंगे तो आपको तो IMF की तरफ भी जाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ भी जाना पड़ेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा भी लेना पड़ेगा। और अभी तो हमारे वो कर्जे ख़त्म नहीं हो रहे, वो 5-7 हज़ार अरब रुपया जो माजी की हुकूमत ने लिया था वो पता नहीं हमारे पे 23,000 अरब और चढ़ गया है। वो 7,000 वहीं का वहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो कर्जा क्यों नहीं वापस हुआ, और अगर हो गया तो जिनसे कर्ज लिया था, चले मान लिया कि डबल हो गया होना चाहिए था, वो डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया कर्जा हमारे ऊपर। अब सर्कुलर डेट का जो मसला है, मुराद सईद ने कर्जा देता सी जेड़ा कोई बड़ा रौला शौला पांदा, वो रजी साहब का दोस्त है जी, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। वो सारे रजी थे क्यों दोस्त, ये सारे रजी साहब के दोस्त हैं। अब रजी साहब, बात ये है कि IMF के पास आपने जाना ही जाना है, आपका गुजारा ही नहीं है। आपको इकोनॉमी की देखें, कभी कहते हैं जी वो असद उमर साहब बेड़ा गर्क कर गए, कभी कहते हैं जी कि हफीज़ शेख साहब बेड़ा गर्क कर गए, फिर कहते हैं जी वो रज़ाक दाऊद साहब जो मशीर तजारत हैं उनका मसला बना हुआ है। आपके IMF, आपने स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब हैं वो कहाँ से आए? आपके बाकिर रजा साहब हैं, उसके बाद आपके जो FBR के चेयरमैन साहब थे वो कहाँ से आ गए? सारे गुजराल, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो इकोनॉमिक मशीर हैं, जितने आपने मशीर लगाया, पेट्रोलियम का लगाया, आपने तजारत पे लगाया, ये कहाँ से आए हैं? ये कौन लोग हैं? क्या उनका काम ये नहीं था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाकर ये कहते कि भाई हमारे पे ये कर्जा है, हम आपको रियायतें देते हैं, आप बताएं किन किन मद में रियायतें हम हुकूमत दे सकती है, आप ये हमारी प्रोडक्शन बेहतर कर दें, हमारी जो पैदावारी सलाहियत है, सनत है, इसको बेहतर तौर पे चला दें। उसके बजाय उनको दबा दिया, उनका गला घोंट दिया, चीनी के ऊपर आपके सामने है। भट्टी साहब, अगर आपको याद हो तो इस हुकूमत के आने के पहले 1 साल तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये गुजारिश करते पाए गए वजीर आजम को कि ये नैब को हमारे पीछे से उतार दें, आपकी मेहरबानी है। और वजीर आजम ने ये काम नहीं किया। वो गए, उन्होंने नैब को भुगता, नैब को जो उन्होंने अदायगियां करनी थी की, और फिर आगे अपना कारोबार कर रहे हैं। यार, रास्ते तो उनको क्या देनी थी, उनके चलते हुए कारोबार में से लोगों ने अपने हिस्से लिए हैं। यार भाई साहब देखें, बात यह है कि नैब का जो काम है वो काम नहीं कर रही, सिवाय अपने काम करने के वो बाकी सारे काम कर रही है। मैं यहाँ बैठे बैठे साबित कर सकता हूँ कि हम जितने लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारा लिविंग बियॉन्ड मीन है। मैं साबित कर सकता हूँ। तो नैब भी यही कुछ कर रही है कि वो क्या करना है उसने और क्या नहीं करना। उसमें यह है रही साहब कि कारोबारी हजरात देखें, माजी में परवेज़ मलिक साहब जाया करते थे इनके पास कुछ करने के लिए, और वो सारा कुछ करा के उनसे ले आया करते थे, और गवर्नमेंट एकदम, आपकी इकोनॉमी बेहतर, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर, आपके जो फॉरेन डेट्स होते थे वो कम होना शुरू हो जाते थे, फॉरेन रिजर्व बढ़ जाते थे। हमें नहीं पता वो क्या करते थे, लेकिन वो कम अज़ कम जो आपके सनत के लोग थे, आपके ताजर लोग थे, वो उनसे खुश थे क्योंकि उनका कारोबार चलता था। अभी आपके सामने है कि कोविड हमारे पास, उसने अभी तक एक वेव ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हुई, तीसरी बड़ी ख़तरनाक किस्म का काम जारी है। हम रजी साहब अभी भी संभलने को तैयार नहीं हैं। हमारे वो वेंटिलेटर किधर गए जो हमने बनाए थे? हमारी चीज़ें किधर गई जो हमने लोगों को फ्री में बांटनी थी? हम तो रही साहब वैक्सीन के ऊपर पैसे कमा रहे हैं, जो 3,000 या 700 रुपए की हम साया मुल्क से मिल सकती थी, चलें 1400 में ले लेते, चलें 2400 में ले लेते, 3400 में ले लेते, 4400 रुपए में ले लेते, रही साहब 4400 रुपए में ले लेते। हमने वही वैक्सीन 12,000 पे चले, 12,300 रुपए में हम लोगों को लगा दिया। नहीं मसूद साहब, आपका शोभा आ गया। मैं कल एक पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कैंप जो है हमारा दारा, शायद आप भी वहां पे कभी रहे हुए हैं स्टूडेंट के तौर पे, जो सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो अदारा है,
पर वहां पे ये वैक्सीन लेबोरेटरी में तैयार हो सकती है और हो चुकी है शायद, लेकिन इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन मसला है। क्या हम उसको सेमी कमर्शियल या उसी अदारे को कह दें कि भाईजान 3200 की हमने बाहर से लानी है, तो हम आपको 3200 रुपया दे देते हैं, आप यहाँ पे अंडर लाइसेंस बना दीजिए, और कम से कम पंजाब यूनिवर्सिटी और इर्द गिर्द के इलाकों के लिए तो वैक्सीन बना लेंगे ना सर। तो क्या हर्ज है अगर हम इस तरह की अपनी 8-10 लेबोरेटरियों को ये असाइनमेंट दे दें और वो महीने की या हफ्ते की हमें 40-50 हजार बना के दे दें, बाहर से लाने के लिए जो हम तरले दे रहे हैं और डॉलर की जो बाहर दे रहे हैं, मेरी रहनुमाई आप कीजिएगा। देखिए रजी, मुझे नहीं मालूम कि कैम ये वैक्सीन बना सकती है या नहीं बना सकती। बनानी तो चाहिए। जामिया पंजाब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सारे लोग हैं, वैक्सीनेशन पे काम करना चाहिए। लेकिन यार एक तो बड़ी सिंपल बात है ना रजी, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ भी आप फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ इश्तराक करा सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का आप इश्तराक करा सकते हैं, और जो आपके साइंस के अदारे हैं वो आपकी हमारे बड़े भाई जो वेंटिलेटर की बात कर रहे थे फाचोज साहब, वो किसी से आप एक कंबाइंड प्रोजेक्ट, एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से वैक्सीन बना सकते थे। कख नहीं अगर कर सकते तो ये ठीक कह रहे हैं ना हमारे भट्टी भाई साहब कि आप सस्ती इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए रजी, वैक्सीन एक दफा कोई भी कहीं भी अगर कोई ड्रग बन जाती है या वैक्सीनेशन बन जाती है, अब आपने उस पर नोबेल प्राइज नहीं लेना, आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है, फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से गुजारना है। केमिकल्स का आपको पता चल गया, ट्रायल आपके सामने आ गए, छोटे मोटे ट्रायल आप कर सकते हैं। लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? यहां लोग सियासत कर रहे हैं, यहां नैब नैब खेला जाता है, यहां करप्शन खेला जाता है, यहां पीडीएम खेला जाता है, यहां सिंध सेनेट खेला जाता है। आपकी हुकूमत इस तरफ क्यों आएगी? अगर हुकूमत इस तरफ आती तो जो ये बटी पीट रहा है वो सस्ती इंपोर्ट। देखें, इन्होंने वैक्सीन पे जो इंपोर्ट करनी है, जो खुदाबाद से लेनी है, उस पर करना है बिजनेस, और इन्होंने उसको भी समझना है कि हम इस पे कोई अपनी इकोनॉमिक्स खड़ी कर लेंगे। इक्तसादियात इस पे नहीं होती, जब सेहत ही ना हो तो इक्तसादी मामलात में जो बात आप कर रहे हैं कि वो कैम को ये करना चाहिए, कैम कर सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटियां अकेली कुछ नहीं कर सकती। आपका तो एचईसी खत्म होने जा रहा है। आपको रजी शायद ये नहीं पता कि एचईसी को मिनिस्ट्री के तहत कर रहे हैं। एचईसी का काम रिसर्च था ना, तो ये इस हुकूमत में एक चीज रह गई थी। आप तो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं ना, एक चीज रह गई थी, एक बहरान रह गया था कि एचईसी पे बहरान नहीं आया था। ये एचईसी भी क्राइसिस में आ गई है, और जब एचईसी नहीं रहेगी, रिसर्च नहीं रहेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैम क्या करेगा? और ये सारे काम होते हैं लीडरशिप की तवज्जो की कंसंट्रेशन की वजह से, साइंटिफिक बिहेवियर की वजह से। तो जहां जहां साइंटिफिक मामला ही नहीं है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कोई समझेगा तो ये उसे अंदर दे देंगे, हो सकता है कि उसको नैब पकड़ ले। तो लिहाजा ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ रही है इस तरफ, ना कोई केमिकल इंडस्ट्री आ रही है, और ना आएगी। छोटे मोटे रिसर्चेज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में या जामिया कराची में, तो वो बात ही नहीं करेंगे। अब बात आप देखें ना, आई एम सॉरी बात लंबी होगी, मैं आखिरी जुमला कह के आगे ओवर टू भट्टी। बात ये है कि डॉक्टर अताउर रहमान बहुत बड़े केमिस्ट गिने जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो पढ़े हुए हैं कि एचईसी की चेयरमैन ही मिल जाए, तो रिसर्च कौन करेगा रजी? कौन करेगा? क्यादत ने सबको सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। जहां कौमों को साइंस की भीड़ चढ़ाया जाता है वहां मदद होती है। टाइम बहुत ओवर हो गया। नईम मसूद साहब और अरसलान भट्टी साहब और जनाब अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब, तीनों साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।